CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे जब से लाया जा रहा है तब से लेकर के अभी तक इसके खिलाफ काफी सारे मुद्दे उठाए जा चुके हैं। सभी माइनॉरिटी को यहाँ पर नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर। जैसे कि इसके लागू हो जाने के बाद क्या ये मुस्लिमों के सिटीजनशिप के अधिकार छीन लेगा, और आखिर क्यों इस कानून में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों को छोड़ करके बाकी सब धर्म के लोगों को सिटीजनशिप राइट देने की बात कही गई है, जिसके बाद क्या अब इससे मुस्लिम लोगों की पावर और भी ज्यादा कम तो नहीं हो जाएगी और केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में इस कानून को लागू क्यों नहीं किया जाएगा। और आखिर में क्या ये बीजेपी की गवर्नमेंट की वोट बैंक बनाने की तो साजिश नहीं है। सीएए एक देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। तो साल 1947 अंग्रेजों के 200 साल के रूल के बाद भारत आजाद होकर के दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जो कि था पहला हिंदू मेजॉरिटी कंट्री इंडिया में और दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री पाकिस्तान और बांग्लादेश में। अब इस टाइम से पहले पूरे वर्ल्ड मैप में इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान जैसी चीज तो थी नहीं, जिसकी वजह से भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहा करते थे। अब जहाँ एक तरफ पूरे भारत में आजादी के जश्न को मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम के कोहराम की लहर उठी जा रही थी, जिसके वजह से लगभग 1,70,00,000 लोगों को इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया डिस्प्लेस होना पड़ गया था। और इसी बीच लगभग 10 लाख लोगों की जानें चली जाती है और भारत के काफी सारे मुस्लिम लोग अपने जमीन जायदाद छोड़ करके पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा इनके प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है और इस प्रॉपर्टी को इक्विप प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब यहीं काफी सारे नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट, पारसी, जैन और क्रिश्चियन जैसे लोगों को पाकिस्तान और बांग्लादेश में ठहरना पड़ता है। और इस टाइम में पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदूज की पॉपुलेशन लगभग 22 से 23% हुआ करती थी, जो कि इस टाइम में घट करके पाकिस्तान में 3% और बांग्लादेश में 10% ही रह गई है। अब इन सब कंट्रीज में इन सब नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहे थे। इनको मजबूरन धर्म परिवर्तन कराने पर मजबूर किया जा रहा था, जिसके वजह से काफी सारे नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स को वापस इंडिया चले आना पड़ता है, जिसके बाद इन सभी इमिग्रेंट्स को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा असाइलम प्रोवाइड कराया जाता है और इनमें से काफी सारे लोग को वही इवैक्यू प्रॉपर्टी दी जाती है, जो कि भारत में काफी सारे मुस्लिम लोग छोड़ करके चले जाते हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही था, पर मुश्किल तब हो जाती है जब पाकिस्तान से मुस्लिम लोग वापस आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि जैसा उन्होंने पाकिस्तान को सोचा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं निकला। अब ये सिचुएशन इंडिया के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है और फिर यही सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि मुस्लिम रेफ्यूजीज के द्वारा दोबारा इंडिया चले आना इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है। और फिर मुस्लिम लोग अपनी छोड़ी हुई जमीनों को दोबारा वापस लेना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हिंदू मुस्लिमों के बीच दोबारा से खून खराबा होना शुरू हो जाता है। अब यही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये मानना था कि अगर हिंदू और सिखों को दी गई प्रॉपर्टीज को वापस मुस्लिमों को दे दिया जाए तो RSS जैसी ऑर्गेनाइजेशन हिंदू पक्ष के साथ खड़ी हो जाएगी और फिर ऐसा होने पर वहाँ की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती चली जाएगी। अब ये सब देखते हुए 19 जुलाई 1948 को एक परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि था परमिट सिस्टम फॉर परमिट रीसेटलमेंट, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ करके पाकिस्तान चला जाता है और उसकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के द्वारा रिहैबिलिटेशन के लिए दे दिया जाता है, तो उसके वापस पाकिस्तान से आने पर वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है, जिसमें धर्म के बारे में तो बात नहीं करी जाती है, पर ये चीज साफ साफ था कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके लिए बनाए गए हैं। अब इसी तरीके से नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ आजादी के टाइम से ही अत्याचार होते चले आ रहे हैं और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के 95% मंदिरों को तुड़वा करके या तो मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स में। और पाकिस्तान में हर महीने ऑन एन एवरेज लगभग 20 महिलाओं को
इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इस पार्टीशन में इन सब लोगों की तो कोई गलती नहीं थी, क्योंकि इंडिया का विभाजन तो एक गवर्नमेंट डिसीजन था, पर फिर भी इन सबको ये सब कुछ झेलना पड़ता है। और ये सब माइनॉरिटीज जैसे तैसे करके इंडिया में आ भी जाए, तब भी इन सबको इंडिया में सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, क्योंकि सिटीजनशिप लॉ ऑफ इंडिया 1955 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन इलीगली इंडिया में आता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा या तो देश से बाहर कर दिया जाएगा। और अगर उसने ये प्रूफ कर दिया कि वो 11 सालों से इंडिया में रह रहा है या फिर फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, तो उसे इंडिया के सिटीजनशिप राइट्स मिल सकते हैं। और इसी वजह से 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स को इंडिया के सिटीजनशिप राइट दिए जा सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि इन सभी नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स को 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आना होगा और उसे ये प्रूफ करना होगा कि वो 11 सालों के बजाय कम से कम 5 सालों से इंडिया में रह रहा है और या फिर इंडिया के फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, जिसके बाद उसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग इंडिया के सिटीजनशिप राइट्स मिल जाएंगे, जिससे कि इंडिया के माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको थोड़ा कम किया जा सके। जिसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर मुस्लिम लोगों को क्यों इस सीए कानून के अंदर से हटाया गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये अत्याचार सिर्फ नॉन मुस्लिम लोगों के ऊपर ही नहीं हो रहे, बल्कि अहमदी और बलोच जैसे मुस्लिम कम्युनिटीज के ऊपर भी अत्याचार किए जा रहे हैं। तो आखिर इन सब को क्यों नहीं इस लॉ में इंक्लूड किया गया है? क्योंकि अगर देखा जाए पार्टीशन के बाद इंडिया को छोड़ करके बाकी जो कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ था, उन सभी कंट्रीज को मुस्लिमों के लिए इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री के तौर पर बनाया गया था। तो अगर वहाँ इस्लाम के लोअर कास्ट कम्युनिटी के साथ कोई भेदभाव हो रहा है, वो इतना बुरा नहीं होगा जितना कि अलग धर्म के लोगों के साथ वहाँ पर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो ये कारण हो सकता है सीएए के कानून में मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर कुछ भी न कहने का। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और ऐसा इसलिए ताकि यहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज के कल्चर्स और भाषाएं हैं वो इस लॉ के चलते छिप ना जाएं। तो सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि सीएए के कानून को हर किसी माइग्रेंट्स के ऊपर अप्लाई करना चाहिए, ना कि सिर्फ नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स के ऊपर अप्लाई किया जाना चाहिए। तो अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के ऊपर अपना कोई फैसला तो नहीं दिया है, और आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी, आपके तरफ से जो ये सीए के कानून में क्लासिफिकेशन की गई है वो सही नहीं है और आपको ये चीज चेंज करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट आगे चल करके सीए के कानून में दिए गए क्लासिफिकेशन में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है, पर पूरे सीए के कानून को बदलना ये नहीं कर सकता। अब यहीं पर वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ये कहना है कि वो इस सीए के कानून को अपने स्टेट में लागू नहीं होने देंगे। तो ये चीज इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक मटवा कम्युनिटी रहती है, जिनकी पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ के आसपास है, और मटवा कम्युनिटी में काफी सारे रेफ्यूजीज हैं जो कि आज तक वोट नहीं कर पा रहे थे। अब मटवा कम्युनिटी के काफी सारे हिंदू रेफ्यूजीज को सीए लॉ के थ्रू वोट डालने के राइट्स मिल जाएंगे, और अगर उन्हें वोट के राइट्स मिल जाए तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी काफी सारे सीट जीत सकती है। अब इन सब कम्युनिटीज के पास इतनी पावर है कि लोकसभा इलेक्शन के लगभग 1/4 सीट को हिला सकते हैं। तो आपका सीए के कानून को लेकर के क्या कहना है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इसी टाइप की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।